काइनेमैटिक्स, वन डायमेंशनल मोशन इसमें करेंगे आज कंप्लीट हम लोग। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले मोशन के साथ। तो कब बोलते हैं हम लोग कि कोई भी बॉडी मोशन में है, तो बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बाय द पासेज ऑफ टाइम। समय के साथ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, तो वो बॉडी बोला जाता है कि वो मूव कर रहा है। और रेस्ट में है जो समय के साथ वो वहीं का वहीं है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में है। रेस्ट मोशन रिलेटिव टर्म है। एक ही बॉडी किसी को देखने से रेस्ट पे और दूसरे को देखने से मूविंग दिख सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। वो डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। जैसे ये अर्थ हम लोग को दिख रहा है कि ये पूरा अर्थ रेस्ट पे है, अर्थ पे ही जो है उसको अर्थ रेस्ट पे फील हो रहा है कि वो रेस्ट पे है। जबकि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में से जाके देखेगा तो वो अर्थ रिवॉल्विंग उसको दिखेगा सन के अराउंड, यानी मूविंग दिखेगा। या जो बिल्डिंग है हमारे सामने, बिल्डिंग जो अभी दिख रहा है ये मुझे रुका हुआ दिख रहा है, जबकि वो स्पेस से देखने में अर्थ जब मूविंग है तो बिल्डिंग कैसे रेस्ट में रह सकता है। ये बिल्डिंग भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में है कि कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। फिर फर्स्ट टाइप का इसमें आ जाता है जिस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दो जगह के एक्चुअल पाथ को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाएगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे, और शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ है ऐसे, तो उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है ए, वो इस पाथ पे इस रास्ते को फॉलो करके गया ऐसे करके और यहाँ तक आ गया, यहाँ तक बी तक। और दूसरा है वो इधर से ऐसे घूम के ऐसे आया बी पे, ए से बी तक जाना है। तो 1 नंबर जो था, पर्सन नंबर 1 कोई था मान लेते हैं, वो वैसे गया, और दूसरे नंबर का जो था स्टूडेंट वो वैसे गया, और तीसरा बच्चा एक था वो ए से और बी सीधा ही चला गया, ऐसे सीधा चला गया। तो तीसरा बच्चा, तो 1, 2 और 3 में डिस्टेंस किसका ज़्यादा था? तो डिस्टेंस अगर बात करें हम डिस्टेंस की, तो वो 2 का सबसे ज़्यादा था, फिर 1 ने उससे कम किया और 3 ने सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो तीनों का सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ। वो आप चलें किधर भी, इधर भी चले किधर भी चले गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 लोकेशन के बीच के सबसे छोटे रास्ते को बोलेंगे। तो तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। अब पूछा जाएगा कि इन तीनों में कौन सा ऐसा 1, 2 और 3 में कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, सेम है? तो तीसरे नंबर का, क्योंकि वो चला भी उधर ही है और शॉर्टेस्ट पाथ भी दोनों पॉइंट के बीच वही है। तो तीसरे के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। फिर ये हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग सीखेंगे। ये एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम 0,0 है, और यहाँ से पहले से कोई ए पे खड़ा है, ए पे ऐसे, और इस ए का लोकेशन मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है 2,3। तो ओ ए वेक्टर जो है ना, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या पढ़ते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ए लोकेशन पे कोई खड़ा है, तो ओ से ओरिजिन से उसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर को ए वेक्टर बोलते हैं, और इसको पढ़ा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का क्या है वो? पोजीशन वेक्टर। अब वो ओ से चलते चलते, ए से चलते चलते बी पे आ गया वो, और बी का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 6,3 है ये बी। तो वैसे ही ओ बी को क्या लिखा जाएगा? ओ बी वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी लिखा जाएगा, राइट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से चलते हुए कहाँ तक आप गए? ए से चलते हुए गए हैं बी तक, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए बी। और ए बी कैसे दिया जाता है? तो ट्रायंगल लॉ अगर हम यूज करें तो ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी होगा। कंजिक्यूटिव साइड लिया जाता है दो, तो तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में आता है रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर करने से मिलेगा ओ बी वेक्टर। लेकिन मैं तो ए से बी गया हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ए बी है, तो ए बी वेक्टर आया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट आया ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी वेक्टर को लिखेंगे
ओ बी ये था, ये उसमें 6 आई कैप था प्लस 3 जे कैप था, माइनस ओ ए वेक्टर में 2 आई कैप था, यहाँ देखिए एक्स के साथ 2 था, वाई के साथ 3 प्लस 3 जे कैप था। तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 6 में से 2 गया 4 आई कैप और 3 में से 3 गया 0, तो 0 जे कैप, तो प्लस 0 और 0 मैंने नल वेक्टर आ गया, तो उसका कोई डायरेक्शन नल वेक्टर का नहीं डिफाइन है, तो ए बी जो आया डिस्प्लेसमेंट वो 4 आई कैप आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 4 आई कैप। फिर होता है एक वेलोसिटी और स्पीड। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे क्या है? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालना है आपको? तो डिफ्रेंशिएट करना है किसको? पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर, किसी का पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन दिया रहेगा, अगर एक्स कंपोनेंट पूछेगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, तो पोजीशन का एक्स कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करिएगा dx बाई dt टाइम के रेस्पेक्टिव, राइट। ऐसे पूरा का पूरा वेलोसिटी पूछेगा, नेट वेलोसिटी, तो यहाँ आर वेक्टर लिखना है। ये आर वेक्टर कैसा होगा? उसमें सम एक्स आई कैप होगा और कुछ वाई का इक्वेशन होगा जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा होगा। तो पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर, राइट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है ना, वो स्पीड के इक्वल होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्पीड। एवरेज अलग लगा सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। फिर एक है फ्लो चार्ट, याद रखना है आपको। अगर पोजीशन के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो एक्स के बारे में और वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में, तो ऐसे याद रखेंगे। अगर पोजीशन के बारे में दिया और पूछ रहा है वेलोसिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और उल्टा चलेंगे, वेलोसिटी के बारे में दिया और पूछ रहा है पोजीशन, तो इंटीग्रेट करना है। वैसे ही वेलोसिटी के बारे में दिया है और पूछा है एक्सेलरेशन, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक्सेलरेशन के बारे में दिया और पूछा है वेलोसिटी, तो इंटीग्रेट करेंगे। अगर इक्वेशन नहीं दिया है, ग्राफ दे दिया है, तो ग्राफ में जहाँ जहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन बोला वहाँ पे स्लोप निकालना है ग्राफ का, और जहाँ मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ वहाँ एरिया निकालना है। जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बोल रहा हूँ वहाँ स्लोप, और जहाँ पे इंटीग्रेशन बोला हुआ है वहाँ एरिया। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है, जैसे पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है और पूछ रहा है वेलोसिटी, तो उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। डिफ्रेंशिएट करना मतलब ग्राफ का स्लोप। और अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इधर चलना है, माने उस ग्राफ का एरिया निकालना है। तो इससे हर तरह का ग्राफ या इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये खाली आपको फ्लो चार्ट याद है तो। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, और एक एस टी ग्राफ है, एस और टी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे कि नहीं? तो ये ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए वेलोसिटी से, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी इंडिकेट कर दी है। ये पैरेलल, इस एक्सिस के ये पैरेलल लाइन है। अगर किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस टी ग्राफ कैसा होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो अगर कोई इसको ऐसे बना दिया यूनिफॉर्म मोशन को, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि पोजीशन ही फिक्स कर दिया आपने। किसी का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड भी है अगर कांस्टेंट वो, तो वो तो चलेगा ना, तो उसका एस नहीं करना है फिक्स, एस चेंज होगा। तो एस में स्लोप के बारे में सोचना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट बनाना है, एस टी ग्राफ का स्लोप। दूसरा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
तो उसका भी हमको VT और ST ग्राफ बनाना है। ये VT ग्राफ और ये AT ग्राफ, AT। अब एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी तो उसका बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो VT ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, VT ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ST ग्राफ क्या होगा पहले बताइए। तो वेलोसिटी चूँकि मेरा बढ़ रहा है तो पोजीशन टाइम का स्लोप बढ़ेगा, बढ़ता हुआ स्लोप रहेगा ऐसा। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहता तब वो कांस्टेंट रहता है ऐसे, क्योंकि इसको हमको A बराबर कांस्टेंट, इसके लिए ये पूरा तीनों ग्राफ तैयार करना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो AT ग्राफ रहेगा तब कांस्टेंट दिखाना है। अगर VT ग्राफ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट दिखाना है, वेलोसिटी बढ़ेगा। और ST ग्राफ है तो चूंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए ST ग्राफ का स्लोप बढ़ता हुआ दिखाना है। रिटार्डेड मोशन समझते हैं, तो अगर किसी का VT ग्राफ बनाना है और बोल रहा है रिटार्डेड मोशन है, तो उसकी पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और बाद में वो वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए और ज़ीरो होगा। और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड यानी VT ग्राफ का स्लोप यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट स्लोप चाहिए, और वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी हो गया ज़ीरो। अगर रिटार्डेशन यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है तो पहले से कुछ 10 वेलोसिटी था और वो यूनिफॉर्म रेट से यानी स्लोप कांस्टेंट आएगा VT ग्राफ का, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, राइट। अब ये VT ग्राफ था, इसी का अगर ST ग्राफ बनाना होगा और रिटार्डेशन दिखाना है तो रिटार्डेशन मैंने वेलोसिटी ज़ीरो हो जाना चाहिए, यानी स्लोप जाके ज़ीरो हो जाना चाहिए बाद में। तो पहले स्लोप है यानी ST ग्राफ का स्लोप है यानी वेलोसिटी है, और बाद में फ्लैट हो गया है यानी स्लोप ज़ीरो हो गया है, यानी इधर वेलोसिटी क्या हो गया है, ज़ीरो। तो ST ग्राफ का ऐसा स्लोप आएगा। अब अगर कोई VT ग्राफ है यहाँ पे VT ग्राफ और वो ग्राफ ऐसे आ गया है तो नीचे आ गया है तो क्या बताएगा, देखिए ये बता रहा है कि यहाँ तक वेलोसिटी का प्लस प्लस वैल्यू है, प्लस प्लस है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही है, 10 से 8 7 होते होते 0 तक आ गया है वेलोसिटी। तो ये पार्ट बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इस पार्ट का अगर आप स्लोप देखें तो निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाया है तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए निगेटिव स्लोप आएगा इसका। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है इसका निगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप ही क्या देता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखिए 8 है 7 है, कभी भी माइनस नहीं आया है तो वेलोसिटी प्लस है। तो जब भी ये दोनों अपोजिट साइन का हो, वेलोसिटी प्लस या एक्सेलरेशन माइनस, या अगर V माइनस होता है और A प्लस अपोजिट बने होता है ये, तब समझना है कि रिटार्डेशन होने वाला है, जो बॉडी है उसमें क्या होने वाला है, रिटार्डेशन। लेकिन नीचे जाने से देखिए क्या हो रहा है, नीचे जैसे ही गया अभी भी स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप वही है निगेटिव, तो एक्सेलरेशन अभी भी निगेटिव है, लेकिन V भी निगेटिव आ गया, नीचे की तरफ भी आ गया तो वेलोसिटी भी निगेटिव। तो इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, इधर बोथ निगेटिव और बोथ पॉजिटिव, इन दैट केस बॉडी विल एक्सेलरेट। तो भले ही यहाँ निगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन ये रिटार्डेशन नहीं होगा, ये एक्सेलरेट ही कराएगा बॉडी को, यानी स्पीड अप कराएगा, स्पीड बढ़ाएगा। देख भी सकते हैं कि इस ग्राफ में नीचे आते जा रहे हैं, यानी -7 से -60 -10, तो स्पीड बढ़ ही रहा है। माइनस का मतलब है कि ये डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो जब साइन एक्सेलरेशन वेलोसिटी का सेम होगा तो वो रिटार्डेशन नहीं रह जाएगा, निगेटिव रहते हुए भी एक्सेलरेशन बॉडी का स्पीड बढ़ाएगा ही, यानी वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगला है मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, ये सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन है। एक होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में V बराबर U प्लस AT, एक होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, और एक और होता है इसका जोड़ीदार एक है SNth होता है U प्लस हाफ A 2n-1। ये क्या होता है, U प्लस हाफ A 2n-1, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये वाला कब यूज करेंगे, जब स्टार्टिंग से t बराबर 0 से और किसी t टाइम तक बोलेगा, जैसे 0 से और 3 सेकेंड तक बोलेगा, 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो ये यूज करेंगे। और ये बोलेगा ना कि हमको 0 से 3 नहीं चाहिए, हमको खाली 3rd सेकेंड वाला दूरी बताइए कितना हुआ,
थर्ड सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड वाला, तब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे तो जहाँ भी ए है उसके जगह पर क्या लिखा करेंगे हम लोग, जी। अंडर ग्रेविटी होगा इसलिए खाली जी लिख देंगे, तो वो सब मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेगा उससे। और क्या कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि ये इस तरफ एक है ए, वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और बी भी उधर ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बी ए को देखेगा ना तो उसको हमेशा सामने ही दिखेगा, ये जितना आगे जाएगा ये उतना ही आगे चला जाएगा कि नहीं। तो ये उसको देखेगा, बोलेगा तो वहीं का वहीं है, तो रेस्ट में बोलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। तो वी बी 10 आई कैप है क्योंकि राइट साइड में चल रहा है, और ये फॉर्मूला वाला माइनस, और वी ए भी 10 आई कैप है क्योंकि वो भी राइट में है, तो दोनों 0 आ गया कि नहीं। तो ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है इस सिचुएशन में। तो हमको पता चल गया कि वेलोसिटी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, अगर ए जा रहा है इस साइड में 20 से और बी जा रहा है इस साइड में 5 मीटर पर सेकेंड से, तो पूछेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए बी को क्या नज़र आएगा। ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है ऑब्जर्वर, और ये इसको देखना है ए को। तो इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। तो वी ए का वैल्यू क्या था 20 आई कैप और माइनस फार्मूला के लिए, और वी बी का वैल्यू क्या था इधर की तरफ है तो -5 आई कैप। तो ये 20 और माइनस माइनस प्लस 25 आई कैप आ गया। तो यानी बी को ऐसा फील होगा, इस ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि ए आई कैप मैंने राइट साइड में जा रहा है 25 से, जबकि रियलिटी ये है कि ए 20 से इधर जा रहा है और ये 5 से इधर आ रहा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको फील होगा कि मैं रुका हुआ हूँ, ऑब्जर्वर होता है उसको फील होता है कि वो रुका हुआ है, और वो किस पे लगा देगा सब जिम्मेवारी ए पे। इसको लगेगा ना कि मैं रुका हुआ और ए ही 25 से उधर भाग रहा है। ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर।